अजमेर सेक्स स्कैंडल। भारत जैसे देश में औरतों को देवी का रूप माना जाता है और भारत में मनाए जाने वाले ऐसे कई सारे पर्व त्योहार हैं जिनमें औरतों को दुर्गा माँ का रूप मानते हुए उनकी पूजा भी की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महिषासुर का अंत करने के लिए माँ दुर्गा ने अवतार लेकर महिषासुर का अंत किया, लेकिन आज के इस कलयुग में इंसान के रूप में आज भी महिषासुर जिंदा है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम हर दिन के न्यूज़पेपर में और मर्डर वाले खबरों में पढ़ा करते हैं। कुछ समय पहले घटी एक घटना में देवी कहे जाने वाली नाबालिग लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें इंसानियत के साथ साथ लाखों लोगों की आस्था का केंद्र कहे जाने वाले अजमेर शरीफ दरगाह में भी भूचाल आ गया था। इस दरगाह के कुछ लोगों ने ऐसे घिनौने अपराध को जन्म दिया था जिसे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। दुख और अफसोस की बात तो यह है कि आज भी इस घटना को दबाने और छुपाने की कोशिश की जाती है। पुलिस आए दिन स्कैंडल का खुलासा करती है जिसमें कुछ लड़के लड़कियों को पुलिस हिरासत में लिया जाता है, लेकिन 1992 में भारत के राजस्थान में बसा एक शहर अजमेर में एक ऐसे स्कैंडल को अंजाम दिया गया जिससे इंसानियत और धर्म दोनों तार तार हो गए। पुलिस के क्राइम डायरी में इस स्कैंडल को अजमेर स्कैंडल का नाम दिया गया। इस घटना में एक स्कूल गर्ल की 100 से अधिक स्कूली लड़कियों की अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण किया गया था। इस कांड का असली गुनहगार कांग्रेसी नेता और अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम को बताया जाता है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड अजमेर शहर के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती को बताया जाता है। तो आखिर क्या कहानी थी अजमेर में 100 से ज्यादा छात्राओं के बलात्कार की, जिसमें कांग्रेसियों और दरगाह के खादिमों की करतूत की सजा उन बेगुनाह और मासूम लड़कियों को भुगतनी पड़ी? क्या इस रियल क्राइम की कहानी में उन लड़कियों और उनके घर वालों को न्याय मिल पाया? पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अजमेर में शुरू हुई इस घिनौने स्कैंडल में 2, 4 या 10 लड़कियों को नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा लड़कियों को हवस का शिकार बनाया गया था। इसमें स्कूल की ड्राइवर की बेटी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों की लाडली बेटियों को भी इस स्कैंडल का शिकार बनाया गया। चलिए जानते हैं कि इस स्कैंडल को चलाने वाले और इस घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन थे और जानते हैं इस स्कैंडल के पीछे की चौंकाने वाली कहानी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की शुरुआत 1990 में शुरू हुई थी। इस घिनौने रैकेट को अंजाम देने वाला कोई अपराधी नहीं बल्कि राजस्थान के अजमेर शहर के बड़े घरानों में गिने जाने वाले चिश्ती परिवार के कुछ लड़के थे। अजमेर शहर में स्थित चिश्ती दरबार देख रेख में रहता है। इन्हें चिश्ती दरबार का खादिम कहा जाता है। 1990 के दशक में फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती अजमेर शहर में जाने माने लोगों में गिने जाते थे। संजय दत्त की स्टाइल में ये दोनों अपने गैंग के साथ पूरे शहर में बेखौफ होकर घूमा करते थे। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का संबंध शुरू से ही धार्मिक परिवारों से था, लेकिन अब उनका रुझान राजनीति की तरफ बढ़ने लगा था और कुछ ही समय बाद फारूक चिश्ती कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन जाता है और नफीस चिश्ती उप जिला अध्यक्ष बन जाता है। इस कांड को अंजाम देने में एक और व्यक्ति भी शामिल होता है जिसका नाम सैयद अनवर चिश्ती था और इसका जुड़ाव भी राजनीति से ही था। इस तरह बड़े बड़े मंत्री और विधायक इनके हाथों में थे। फारूक चिश्ती और इसके ग्रुप के लड़के भी अपनी लेटेस्ट स्टाइल को लेकर स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के बीच चर्चा का विषय बना रहता था। ये इस स्कैंडल का पहला भाग था। अब चलिए हम इस स्कैंडल के दूसरे भाग पर नजर डालते हैं। दरअसल 1990 के दशक में सोफिया सेकेंडरी स्कूल अजमेर के सबसे जाने माने स्कूलों में से एक था, इसलिए इस स्कूल में बड़े बड़े मंत्री और अधिकारियों की बेटियां भी पढ़ा करती थी। एक दिन इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को गैस कनेक्शन चाहिए होता है और वो गैस कनेक्शन वाली बात अपनी एक दोस्त को बताती है। उस समय गैस कनेक्शन मिलना किसी सरकारी नौकरी मिलना जितना ही मुश्किल था। जब वो लड़की गैस कनेक्शन लेने की बात करती है तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि यदि वो अजमेर शहर में रहने वाले फारूक चिश्ती से बात करे तो शायद उसे आसानी से गैस का कनेक्शन मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ फारूक चिश्ती भी अपने फैशन को लेकर काफी पॉपुलर हुआ पड़ा था और इस लड़की ने भी उसके बारे में काफी सुन रखा था, इसलिए वो फारूक चिश्ती के पास जाने को तैयार हो जाती है और एक दिन वो फारूक चिश्ती के पास जाकर अपनी गैस कनेक्शन की बात करती है। साथ ही साथ वो अपनी इच्छा जताते हुए फारूक चिश्ती को कहती है कि उसे भी कांग्रेस ज्वाइन करना है। फारूक कुछ समय मांगता है और कहता है कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हें गैस कनेक्शन भी दिलवा दूंगा और कांग्रेस में ज्वाइन भी करवा दूंगा। और एक दिन फारूक उस लड़की को लेकर सैयद अनवर चिश्ती के पास जाता है और यहीं से अजमेर
स्कैंडल की शुरुआत शुरू हो जाती है। सैयद अनवर लड़की से मिलने के बाद उसे गैस कनेक्शन दिलवाने की बात करता है और साथ ही उसकी कुछ तस्वीरें भी लेता है। लड़की के पूछे जाने पर अनवर बताता है कि यह तस्वीर गैस कनेक्शन के लिए जरूरी है। जब एक दिन वो लड़की अपने स्कूल से पढ़कर घर की ओर जा रही होती है तो रास्ते में उसके आगे एक गाड़ी आकर रुकती है और जब गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो लड़की देखती है कि उस गाड़ी के अंदर अनवर के कुछ दोस्त बैठे हैं जिन्हें वो पहचानती थी। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में वो गाड़ी में बैठ जाती है। लड़की को खतरे का अंदाजा तब होता है जब गाड़ी मेन सड़क से हटकर किसी सुनसान सड़क पर जाने लगती है। लड़की के पूछे जाने पर कार में बैठे लड़के बताते हैं कि गैस कनेक्शन के लिए कुछ और फॉर्म भरने हैं जिसके लिए सैयद अनवर ने तुम्हें अपने फार्म हाउस पर बुलाया है। थोड़ी ही देर में गाड़ी फार्म हाउस पर पहुंच जाती है और वहाँ लड़की के साथ जो होता है वो कल्पना से परे और इंसानियत को तार तार करने वाला था, जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। लड़की को फार्म हाउस पर लाने के बाद वहाँ उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया गया। साथ ही उसके कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी ली गई और उसे धमकी देते हुए कहा गया कि अगर वो इन सब के बारे में किसी को बताई तो उसके साथ उसके परिवार को भी खत्म कर दिया जाएगा और उसकी यह आपत्तिजनक तस्वीरें पूरे अजमेर शहर में बंटवा दी जाएगी। धमकी सुनने के बाद लड़की बिना कोई विरोध किए ही चुपचाप डरकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की नॉर्मल हो जाती है और फिर से स्कूल जाना शुरू कर देती है, लेकिन स्कूल जाने के दौरान फिर से उस लड़की को उस गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस पर लाया जाता है और इस बार कई सारे लोग उसका बलात्कार करते हैं। इतना सब होने के बाद लड़की को उसके बिना कपड़ों की फोटो दिखाकर फिर से धमकी दी जाती है, लेकिन इस बार धमकी पिछली वाली धमकी से भी ज्यादा खतरनाक थी। इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले लड़के उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो यह तस्वीर मैं तुम्हें वापस कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी किसी सहेली को इस फार्म हाउस पर लेकर आना होगा। इतना सुनने के बाद लड़की इतनी मजबूर हो चुकी थी कि वो अपने और अपने परिवार वालों की इज्जत के लिए उनके पैरों पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगती है, लेकिन इन दरिंदों पर इसका जरा सा भी असर नहीं होता है। लड़की इतनी मजबूर हो चुकी थी कि उसे अपना मान सम्मान बचाने के लिए एक और लड़की को इनके कदमों में लाकर डालना पड़ा। वो लड़की अपनी एक दोस्त को लेकर एक दिन फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर पहुंच जाती है और उस लड़की के साथ भी वही किया जाता है जो पिछली लड़की के साथ किया गया था और उसकी भी बिना कपड़ों वाली तस्वीर खींचकर उसे भी धमकी दी जाती है और यह तरीका फारूक चिश्ती और उसके गुर्गों के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस बन जाता है और इस दूसरी लड़की को भी एक और लड़की लाने को कहा जाता है और यहाँ से अजमेर स्कैंडल और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उस स्कूल में पढ़ने वाली दर्जनों लड़कियां फारूक चिश्ती और उसके गुर्गों का शिकार बनती चली गई और कुछ समय बाद पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से भी पार चली गई। लेकिन इनमें से 2 लड़कियों ने अपनी हिम्मत दिखाई और पुलिस थाने जाकर इस पूरी घटना के बारे में एक पुलिस अधिकारी को बताया। पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और इस हैवानियत के पीछे छिपे चेहरे को जानने के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। लेकिन शायद इस कहानी का अंत इतनी जल्दी नहीं लिखा था, क्योंकि जब पुलिस वालों को पता चला कि इस स्कैंडल के पीछे शहर के नामचीन रईस घराने के लड़कों का हाथ है तो पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उन पर अपना हाथ डाले और पुलिस वाले इस मामले की फाइल को बंद करके मामले को वहीं रफा दफा कर देते हैं। पुलिस के 2 कदम पीछे हटने के बाद उन लोगों की दरिंदगी 4 कदम आगे बढ़ जाती है। पहले फारूक चिश्ती और उसके गुर्गे अपने लिए लड़की मंगाते थे, लेकिन अब वो इसे अपना बिजनेस बना लेते हैं और दूसरे लोगों को भी स्कूल की लड़कियां सप्लाई करने लगते हैं। कुछ समय पहले तक लड़कियां सिर्फ फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर ही जाया करती थी, लेकिन अब लड़कियों को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाने लगता है और अब एक ही लड़की के साथ एक ही दिन में कई अलग अलग लोग अपनी हैवानियत दिखाते थे। अब इस घिनौने अपराध में एक और शख्स शामिल होता है जिसका नाम महेश लुदानी था। महेश लुदानी एक कलर फोटो लैब का फोटो स्टूडियो चलाता था। दरअसल उस समय ना तो कोई डिजिटल स्मार्टफोन था और ना ही तो डिजिटल स्मार्ट कैमरा। लोग तस्वीरें खींचने और तस्वीरें निकालने के लिए स्टूडियो के भरोसे पर ही रहते थे और महेश लुदानी फारूक चिश्ती के खास लोगों में से एक था जो फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर आए लड़कियों की बिना कपड़ों वाली तस्वीरों को निकालने का काम किया करता था और उसे अपने स्टूडियो में ले जाकर साफ करके उसकी कॉपी फारूक चिश्ती को भेज दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे यह स्कैंडल इतना बड़ा हो गया कि एक एक दिन में महेश लुदानी के पास 1000 फोटो का काम आने लगा, जिसके बाद उसे अपने लाइफ में काम करने के लिए और भी आदमियों की जरूरत पड़ने लगी और धीरे धीरे यह स्कैंडल इतना बड़ा हो गया कि महेश लुदानी लोगों की तस्वीरें खींचना बंद करके केवल बिना कपड़ों
वाली लड़कियों की तस्वीरें निकालने लगा। लैब में ही काम करने वाले लड़कों ने यहाँ आने वाली तस्वीरों का भी एक बिजनेस शुरू किया। दरअसल जो भी तस्वीरें लैब में साफ होने के लिए आते थे उनकी एक कॉपी निकालकर फारूक को भेज दिया जाता था और बाकी तस्वीरों की कई सारी जेरोक्स कॉपी निकालकर उन लड़कियों तक जाने लगा और फारूक के जानकारी के बगैर ही उन लड़कियों के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। कुछ लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए उन लैब वाले लड़कों को पैसे भी दे दिया करती थी और इसके बाद फोटो लैब वाले लड़कों की दरिंदगी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि किस तरह से इन फोटो का इस्तेमाल करके वो बलात्कार करने के साथ साथ पैसे भी कमा रहे थे। लेकिन फोटो लैब वाले लड़कों की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उन लोगों ने अब इन लड़कियों की बिना कपड़ों वाली तस्वीरों को निकालकर बेचना भी शुरू कर दिया था। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस फोटो के साथ साथ लड़की का पता भी मांग लेते थे और फिर वो अकेले में जाकर उनके साथ वही दरिंदगी का खेल शुरू करते थे। कुल मिलाकर लड़की, फोटो, इज्जत, मजबूरी और बलात्कार का एक ऐसा गंदा खेल शुरू हो गया जिसमें अजमेर शहर के छोटे से लेकर बड़े घर तक की लड़कियां उलझती चली जा रही थी, जिन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। हालात तो यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि 40 से 50 साल तक के बूढ़े लोग भी इस गंदे खेल में शामिल हो चुके थे। जैसे ही उनके हाथ में कोई तस्वीर लगती वो तुरंत लड़की को संपर्क करके उसे ब्लैकमेल करते और उसका यौन शोषण करते। अब तक ये कांड शहर के आम लोगों तक ही सीमित था, लेकिन कुछ समय बाद इन लड़कियों को पॉलिटिक्स के पार्टियों में भी बुलाया जाने लगा, जिसमें बड़े बड़े घर के लड़कों के अलावा बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल हुआ करते थे। यह पूरा कांड बेखौफ होकर चल रहा था क्योंकि लड़कियां अपनी इज्जत को लेकर मजबूर थी और बलात्कार करने वाले लोग को भी ये बात पता थी कि इस बात की जानकारी पुलिस को होते हुए भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसलिए वो और बेखौफ होकर इस हैवानियत भरी काम से जुड़ते जा रहे थे। जहां कुछ समय पहले तक दर्जन भर लड़कियां इस कांड का शिकार हुई थी, वहीं अब 300 से भी ज्यादा लड़कियों को हैवानियत के इस खेल में शामिल कर लिया गया था। चौंकाने वाली बात थी कि अब सोफिया सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ और भी कई सारे स्कूल की लड़कियों को भी इसका शिकार बनाया जाने लगा था। भले ही शुरुआत में इस रैकेट की जानकारी सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन कुछ समय बाद यह स्कैंडल की जानकारी वहाँ के पत्रकार और वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को भी लग गई। लेकिन उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अजमेर शहर के रईस घर के लड़कों के खिलाफ आवाज उठा सके और इन लड़कियों को इंसाफ दिला सके। बल्कि इनमें से कुछ पत्रकार और बड़े बड़े अधिकारियों ने भी इस बात का फायदा उठाकर लड़कियों से पैसे वसूले और उनके साथ बलात्कार भी किया। कुल मिलाकर पूरा शहर इस घिनौने खेल में शामिल हो चुका था। यहाँ तक कि शहर के बाहर के लोग भी इस स्कैंडल में शामिल थे। लेकिन कहा जाता है कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत निश्चित है, इसलिए देर से ही सही लेकिन इस स्कैंडल को खत्म करने के लिए कुछ लोग सामने आए। चलिए जानते हैं आखिर कैसे इस स्कैंडल को खत्म किया गया। दरअसल महेश लुधानी के फोटो लैब में पुरुषोत्तम नाम का एक लड़का इन्हीं लड़कियों की फोटो निकालने का काम करता था। एक दिन पुरुषोत्तम अपने पड़ोस में रहने वाले देवेंद्र नाम के आदमी को देखता है कि वो एडल्ट मैगजीन में लड़कियों की फोटो देख रहा होता है। तब पुरुषोत्तम उसे असली चीज दिखाने की बात करता है। अब इस असली चीज का नाम सुनकर पहले तो देवेंद्र चौंक जाता है, लेकिन फिर देवेंद्र के कहने पर पुरुषोत्तम अपने फोटो लैब से कुछ ऐसी लड़कियों की तस्वीर लेकर आता है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब देवेंद्र इन लड़कियों की तस्वीर देखता है तो पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां उसके ही इलाके की हैं। देवेंद्र एक कड़ी बन जाता है जो इस स्कैंडल को खत्म करने की शुरुआत कर चुका था। उसने पुरुषोत्तम से और भी कई सारी तस्वीरें मंगवाई और उसे अजमेर शहर में छपने वाले एक दैनिक अखबार में दे दिया। दैनिक नवज्योति नाम का यह अखबार अपने स्तर से इस पूरे स्कैंडल रैकेट की छानबीन शुरू करता है। कई महीनों की मेहनत के बाद इस अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी ने इस रैकेट के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ये सारे सबूत छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर के पुलिस अधिकारियों को भी दिखाई, लेकिन उन्होंने फारूक चिश्ती पर हाथ डालने से मना कर दिया। कुछ अधिकारियों ने तो इस केस पर काम करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि जिन लड़कियों का शोषण हो रहा था वो हिंदू थी और जो शोषण कर रहे थे वो मुसलमान। इसलिए पुलिस के कुछ अधिकारियों का कहना था कि यह दंगा भड़काने वाला मसला है, इसलिए हमें इन सबसे दूर ही रहना चाहिए। 1992 का दौर ऐसा दौर था जिस समय देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म को लेकर दंगे हो रहे थे। अजमेर की पुलिस नहीं चाहती थी कि इस पर हाथ डालकर यहाँ दंगा शुरू कराया जाए। कई सारे पुलिस वालों के मना करने के बाद भी दीनबंधु ने हार नहीं मानी और अंत में उन्होंने इस पूरे छानबीन को अपने अखबार में सबूत के साथ छापने का फैसला किया और 22 अप्रैल 1992 को दीनबंधु चौधरी ने इस पर पूरी एक डिटेल्ड खबर छापी। प्रेस और मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन शायद ये चौथा स्तंभ इतना मजबूर हो चुका था कि इसे दबाया जाने लगा। इस खबर को छापने के बाद दीनबंधु चौधरी
चौधरी के साथ साथ उसके और भी संपादकों को धमकी भरे खत मिलने लगे और उन्हें मारने की धमकी भी मिलने लगी। लेकिन फिर भी दैनिक नवज्योति नाम का यह अखबार अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं था और ये पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहते थे। इसलिए दीनबंधु चौधरी ने एक बार फिर से 15 मई 1992 को पूरे सबूत और तस्वीरों के साथ इस खबर को दोबारा छापा। दूसरे बार छापे जाने वाले इस अखबार में आरोपियों के चेहरे को साफ दिखा दिया गया, लेकिन पीड़ित लड़कियों के चेहरे को धुंधला कर दिया गया था। अगले दिन यानी 16 मई 1992 को एक बार फिर से इस खबर को दैनिक नवज्योति ने छाप डाला, जिसमें और भी कई सारी लड़कियों के चेहरे को धुंधला करके छापा गया था, लेकिन अपराधी वही था। एक ही खबर 3 बार छपने के बाद जनता में गुस्सा भरने लगा और उसका गुस्सा आग की तरह फैलकर सड़कों पर आ गया। अब लोग फारूक चिश्ती और उसके गुर्गों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। उस समय धर्म को लेकर काफी बवाल हुआ पड़ा था, इसलिए अब अजमेर में भी दंगे वाले माहौल बनने लगे थे और खराब हालत को देखते हुए कई सारे संगठनों के द्वारा अजमेर शहर को 3 दिनों के लिए बंद करा दिया गया। शायद अजमेर में ऐसा पहली बार हुआ था जब वहाँ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया था। अब पुलिस पर भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनने लगा, लेकिन पुलिस इतनी निकम्मी और लापरवाह तरीके से काम कर रही थी जिसे देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि पुलिस इस केस पर काम ही नहीं करना चाहती है। अब पुलिस वाले इस केस को शुरू करने के लिए एक नया पैंतरा आजमाने लगे और उसने कहा कि जब तक कोई इस अपराध के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करेगा तब तक वो इस केस पर काम नहीं कर सकते हैं। वहीं अजमेर शहर के ही एक और लोकल खबर ने भी इस खबर को छापना शुरू कर दिया, जिसे मदन सिंह नाम के व्यक्ति चलाते थे। अब इस सेक्स स्कैंडल को लेकर और भी कई सारे खुलासे होने लगे, लेकिन इंसाफ और सच्चाई दिलाने के लिए आगे बढ़े मदन सिंह को जान से मार दिया गया। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस कांड के पीछे किन लोगों का हाथ था, इसलिए हमें ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इधर पुलिस अभी भी FIR का इंतजार कर रही थी, लेकिन मदन सिंह की हत्या के बाद लड़कियों में और खौफ भर गया था और उन्हें पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी थी कि अगर उन्होंने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। इसलिए FIR लिखाने के लिए कोई लड़की आगे नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद कुछ NGO वाले भी इस स्कैंडल को खत्म करने के लिए आगे आए और अखबार में छपी लड़कियों की तस्वीर को निकालकर उनके पते पर जाकर उनसे FIR लिखाने की बात की गई। कुछ लड़कियों ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन कुछ लड़कियों ने हिम्मत दिखाया। कुल ऐसे 30 लड़कियां सामने आई जो पुलिस थाने में जाकर इस स्कैंडल के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। लेकिन इस FIR होने के बाद उन सभी 30 लड़कियों को इतनी धमकी दी गई कि उनमें से केवल 2 लड़कियों को छोड़कर सभी लड़कियां अपने बयान से पीछे हट गई। लेकिन बची हुई 2 लड़कियों ने हिम्मत दिखाया और न्याय की मांग करने लगी। पुलिस ने उसी FIR के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 1990 से शुरू हुए इस स्कैंडल में 30 मई 1992 को पहली बार अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। हैरान करने वाली बात है कि पहले FIR में ना तो फारूक और नफीस का नाम था और ना ही सैयद अनवर चिश्ती का नाम था, जबकि आगे की जांच में इन्हीं 3 लोगों को इस स्कैंडल के पीछे का मास्टरमाइंड कहा गया। बाद में इस जांच में सामने आए अपराधियों में कई सारे हिंदू लोग भी शामिल थे। चौंकाने वाली बात थी कि इस सेक्स स्कैंडल में न सिर्फ हिंदू लड़कियां शामिल थी, बल्कि इसमें कुछ फारूक और नफीस के रिश्तेदारों की लड़कियां भी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार ने इसकी जांच CID को सौंप दी। इस पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने 250 से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की। इस चार्जशीट में 3 मुख्य आरोपियों के साथ साथ 12 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें फारूक चिश्ती, हरीश दुलानी, अनवर चिश्ती, नफीस चिश्ती, पुरुषोत्तम और भी कई सारे लोगों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। इस केस की सुनवाई 6 सालों तक चलती रही और फिर 18 मई 1998 को अजमेर सेशन कोर्ट के द्वारा लड़कियों के साथ किए गए इस घिनौने अपराध के लिए 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले कुछ लोग फरार थे और उनमें एक नफीस चिश्ती का भी नाम था, जिसे 2003 में गिरफ्तार किया गया और दूसरे फरार अपराधी इकबाल भट्ट को 2005 में गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ अपराधियों की उम्र कैद की सजा को बदलकर 10 साल की सजा कर दी। इस स्कैंडल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती ने अपने आप को झूठे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर खुद को पागल साबित कराकर बरी हो गया। लेकिन 2007 के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बावजूद अभी भी राजस्थान कोर्ट में कई सारे अपराधियों के खिलाफ केस पेंडिंग पड़े हुए थे। अब 2013 का समय आता है और राजस्थान फारूक की उम्र कैद की सजा को नकारते हुए कहता है कि फारूक जेल में काफी समय बिता चुका है
है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाता है। इस केस का और एक अपराधी सोहेल गिनी चिश्ती ने साल 2018 में आत्मसमर्पण किया था और अब वो बेल पर बाहर है। अफसोस के बाद दुख की बात है कि देश के इतने बड़े स्कैंडल को चलाने वाला एक भी अपराधी आज जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। कुछ अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और कुछ पर केस चल रहा है, तो वहीं कुछ बेल लेकर आराम और मजे से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार केवल 16 लड़कियों को ही इस स्कैंडल का शिकार बताया गया है, लेकिन अलग अलग सोर्स से पता चलता है कि इस स्कैंडल में 500 से भी ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। इस केस के खुलासे के बाद कई सारे पीड़ित के परिवारों ने शहर छोड़ दिया, तो कुछ लड़कियों ने तो स्कूल भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि इस केस के खुलासे के बाद कुछ लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली थी। और उसके बाद भी किसी लड़की की शादी की बात चलती थी तो लड़के वाले थाने में जाकर उस लड़की का नाम पुलिस की FIR डायरी में देखते थे और फिर यहाँ से संतुष्टि मिलने के बाद ही उस लड़की की शादी हो पाती थी। दिसंबर 2022 में इस स्कैंडल से जुड़ी एक पीड़िता का नाम सामने आया, जिसे दिसंबर में कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया गया था। कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान उस पीड़ित महिला ने कोर्ट के जज से रोते हुए कहा कि इस केस को 30 साल हो चुके हैं और अभी भी उसका बयान लिया जा रहा है, और उसने जज से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अब उसे इस केस के लिए परेशान ना किया जाए, क्योंकि अब वो दादी बन चुकी है और वो अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहती है। उस पीड़िता की ये बात भारत की न्याय व्यवस्था पर एक थप्पड़ था, जिसकी आवाज तो नहीं आई, लेकिन कोर्ट के परिसर में पूरी तरह से शांति छा गई। क्या भारत के कानून का इंसाफ करने का यही तरीका है? क्या भारत का कानून सिर्फ कहने को ही सबसे विस्तृत कानून है? शायद इस बात का कोई जवाब हमारे पास नहीं है। हमारी कुछ निकम्मी पुलिस और कुछ निकम्मे पॉलिटिशियन की वजह से आज लोगों का कानून से भरोसा उठ चुका है। जो लोग लड़ नहीं सकते हैं वो मजबूर और चुप बैठे हैं, और जो जुर्म और अपराध के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। ऐसे एक पत्रकार मदन सिंह को न्याय के लिए आवाज उठाने के बदले मौत मिली थी। 7 जनवरी 2023 को पत्रकार मदन सिंह से जुड़ी एक खबर फिर से देखने को मिली, जिसमें मदन सिंह के 2 बेटों ने अपने पिता के हत्यारे सवाई सिंह नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। ये सवाई सिंह वही शख्स था जिसने स्कैंडल को दबाने के खिलाफ मदन सिंह को मार डाला था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सवाई सिंह को मारने के बाद उनके बेटों ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा था, हमने अपने पिता का बदला लिया है। खैर, अजमेर स्कैंडल का शिकार होने वाली बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन वो जानती थी कि कानून अंधा होता है और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो मुजरिम को सजा नहीं दिला पाएंगे। इसलिए कई सारी लड़कियां शुरू में ही पीछे हट गई थी, और जो लड़कियां इंसाफ पाने के लिए आगे आए उसे आज भी गवाही के नाम पर एक सजा दी गई है और उसे गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। कई सारी लड़कियां की शादियां हो चुकी है और उनके बच्चे के भी बच्चे हो गए हैं, और कानून को जिन्हें सजा देनी चाहिए थी वो आज भी मजे की जिंदगी काट रहे हैं। इस रियल क्राइम की घटना को जानने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।